Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, chapter number 7. Now the concept is social structure. Certain wrong social practices were abolished during the British rules. For examples, preventions of female इन्फेंटिसाइज्ड सती प्रथा etc. हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बैड हैबिटेटेड कुछ ट्रेडिशनल्स पहले से फॉलो किए जा रहे थे, जिसके कारण वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, या यूँ देखा जाए कि वुमेंस की आइडेंटिफिकेशन जो होती थी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. द फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यू, the system of zamindari, landlordship and other act of the Britishers. There was exploitations of several types of peoples and the poverty in this sector started increasing. इतना ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया कि धीरे धीरे हमारी कंट्री में वो लोग एक्सप्लॉइट होते गए और धीरे धीरे वो पुअर बनते गए. टू गिव एन एग्जाम्पल्स, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इन ब्रिटेन, the British made Indian farmers grow more indigo to fulfill their needs of their textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिगो की ज़रूरत पड़ती है, बट ये इंडिगो की फार्मिंग लेने से फार्मर्स को कोई बेनिफिट होता नहीं, क्योंकि मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस होती है. लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल था, तो उन्होंने क्या किया, ज़ोर ज़बरदस्ती डाल करके लोगों से किसकी फार्मिंग करवाई, इंडिगो की, ताकि उन्हें बेनिफिट मिले. और ये बेनिफिट गेट करने के लिए धीरे धीरे हमारे जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, तो हमारे फार्मर धीरे धीरे क्या बनते चले गए, पुअर. हाउएवर, इफ फार्मर हैड टेकन अ लोन टू ग्रो इंडिगो एंड इनकर्ड लॉसेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वाइव ऑफ देयर लोन्स एंड फार्मर स्टार्टेड इनकरिंग एक्यूमुलेटिंग डेब्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी वो लोन लेते थे उसको ना तो माफ़ किया, ना ही उसके अंदर कुछ परसेंटेज उनको रिलैक्सेशन दिया. हाँ, उसके प्लेस पे ये ज़रूर किया है कि जितना उनका लोन होता था उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे उसका क्राइटेरिया ज़रूर वो इंक्रीज़ कर देते थे, जिस कारण से हमारे इंडिया के जो फार्मर्स थे वो धीरे धीरे डेब्ट उनका बढ़ता गया और वो पुअर बनते गए. नेक्स्ट आता है लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द किंग्स इन इंडिया एंड विथ दैट ऑल्सो गॉट द राइट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द फार्मिंग लैंड्स. लेटर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स थ्रू द जमींदार. सबसे पहले जो किंग होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो वो रिजनेबल करते थे, लेकिन ज़मींदार और ब्रिटिशर्स बाद में कलेक्ट करने लगे, तो जिन्होंने पब्लिक का क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन. जितना रेवेन्यू लेना चाहिए, जितना टैक्स लेना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा ये टैक्स उनके पास से लेते थे. द गवर्नमेंट पनिश्ड द फार्मर्स हु फेल टू गिव रेवेन्यू बाय द कन्फिस्केटिंग देयर लैंड एंड वर चार्जिंग फाइन एंड सो ऑन. लैंड रेवेन्यू वेयर एज हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर. जितना वो प्रोडक्शंस लेते थे उसका 50% से भी ज़्यादा उनको रेवेन्यू पे करना पड़ता था. जब इतना सारा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा तो वो नेक्स्ट टाइम फार्मिंग ले सकते नहीं है. हाई रेट ऑफ टैक्सेस. अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी's कैलकुलेशन, in 1876 the rich paid about 8% of the national income as a tax, while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national income as a tax. जो रिचेस्ट पर्सन थे उनको टैक्स कितना पे करना पड़ता था, 8%, बट जो पुअर पीपल्स हैं उनको कितना पे करना पड़ेगा, 15%. सो इस डिफरेंस से हम जान सकते हैं रिचेस्ट और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअरेस्ट पीपल्स और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई रेट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी. इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हाई एक्साइज was collected on matches, sugar, steel and silver and all the such commodities which are regular life necessities. Though salts were easily available in India, the British termed as illegal the productions of salt by Indians
ऑन सी सोर्स एंड दे मोनोपोलाइज्ड सॉल्ट ट्रेड। उन्होंने सॉल्ट ट्रेड को अपने हाथ में ले लिया एंड इम्पोर्टेड सॉल्ट टू इंडिया बाय लिवाइंग हाई कस्टम ड्यूटी एंड दस मेड इट एन एक्सपेंसिव कमोडिटी फॉर पुअर इंडियंस। वो क्या करते थे, इंडिया से ये सॉल्ट दूसरे कंट्री में लेकर के जाते थे और वहाँ से प्योरीफाई करके इंडिया में लाते थे और हाई कस्टम ड्यूटी के साथ इंडिया में आकर के सेल्स करते थे। तो पुअर पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई एक्साइज ड्यूटी ऑन सॉल्ट, गांधी जी स्टार्टेड द सॉल्ट सत्याग्रह विद द डांडी मार्च। गांधी जी ने इसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस को रिड्यूस करने के लिए डांडी मार्च शुरू किया था। नाउ हाई ड्यूटीज अप टू 15% वेयर इम्पोज्ड ऑन कॉटन क्लोथ्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया सो दैट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री रिसीव्ड अ सेटबैक, whereas the cotton cloths imported from Manchester in England came to India at much lower import tariff of only about 2.5%. The British wanted to export India's long staples cotton to England and sell its manufactured cloth in India. जो कॉटन क्लॉथ्स होते थे उसका रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर के जाते थे काफ़ी चीप रेट पर और वहाँ पे जाकर के फैक्ट्री में उसके क्लॉथ्स रेडी करते थे। तो जो इंग्लैंड को ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी वो कितना पे करता था, 2.5%। जब इंडिया की पेमेंट करने की बारी आती है तो कितना पे करना पड़ेगा, 15%। सो इंग्लैंड एंड द पीपल्स बिकमिंग एज अ रिचेस्ट एंड इंडियाज पीपल बिकमिंग एज अ पुअरेस्ट पीपल्स इन द वर्ल्ड। Thus, India's raw material were exploited so that British industry could thrive at the cost of Indian industries. अगर देखा जाए इंडिया का रॉ मटेरियल ले जा करके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की इंडस्ट्री खत्म होती गई और बंद होने लगी। रीज़न ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए इंडियन एम्प्लॉयज़ का, इंडियन पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन किया और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती थी उसको बंद करवा के या इन शॉर्ट में उसको धीरे धीरे कम करवा के इंग्लैंड के अंदर वही इंडस्ट्रीज़ का कामकाज शुरू कर दिया, जिससे उनको बेनिफिट ज़्यादा और हमको लॉसेस कैसा होता था, ज़्यादा होता था। इतना पॉइंट आपको अच्छे से करना है। थैंक यू सो मच।